चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे चलता है ये धीमी मौत का खेल। मौत के इन सौदागरों पर कब और कैसे लगाम लगेगी। खाने पीने की चीजों पर मिलावट की खबरें मानो पिछले कुछ दिनों से आम हो गईं। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें मिलावट की डराने वाली तस्वीरें देखने को मिली। खुलासे के बाद खाद्य विभाग अलर्ट हुआ तो जानकारी लगते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई तक के निर्देश दिए। हमारे मेहमानों से आज हम इन्हीं खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन उससे पहले मिलावट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, नीमच के सबसे बड़े मसाले कारोबारी गर्ग स्पाइसेस पर कार्रवाई। यहां मिलावट और कलर चढ़ी करीब 500 बोरी धनिया और मिर्च मिली। घटिया क्वालिटी की मिर्च और धनिया पर पॉलिश की जा रही थी। तस्वीर नंबर 2, इंदौर के एमके ट्रेडर्स पर एसटीएफ और खाद्य विभाग की दबिश। हींग फैक्ट्री से 14 क्विंटल मिलावटी हींग पकड़ाई। करीब 20 किलो ओलियोरेसिन कैप्सिकम नामक केमिकल भी मिला। इस केमिकल को मिलाकर यहां खाने वाला धीमा जहर तैयार किया जा रहा था। तस्वीर नंबर 3, इंदौर की मायाराम डेयरी और सतगुरु मिल्क प्रोडक्ट पर छापा पड़ा। मौके से बड़ी मात्रा में नीला केरोसिन और एसिड बरामद हुआ। अगर आप मिठाई के शौकीन हैं तो बता दें कि यहां दूध, क्रीम, पनीर और मिठाई ही बनाई जा रही थी। तस्वीर नंबर 4, जबलपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने संजय इंडस्ट्री पर कार्रवाई की। चिक्की और नमकीन बनाने की इस फैक्ट्री में रंग मिलाया जा रहा था और गंदगी का तो अंबार लगा हुआ था। तस्वीरें ऐसी और भी हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्या खाएं और क्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसी मिलावट खाद्य सामग्री के साथ होती रहेगी और आप और हम इस जहर को खाते रहेंगे। माल असली पसली का फर्क इसलिए उसको जब देखते हैं अपन लेवल में कुछ ना कुछ मतलब का डिफेक्ट रहता है, इसलिए उसको पहचान लेते हैं। पहचानने के कारण हम सरकार से ये चाहते हैं ये नकली माल जो है जल्द से जल्द बंद किया जाए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। पर सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि इससे सबको फायदा होगा। कोई भी चीज़ के लिए जो उचित है सबको मिलेगा। जो ये मिलावटी हो रहे हैं, ये दूसरों के स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ करते हैं, इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। ये बहुत अच्छा कदम है। तो सुना आपने, हर किसी को ये खबर तो है कि वो जो खा रहे हैं वो दरअसल धीमा जहर है, लेकिन बेबसी ऐसी कि जानकर भी इससे बचा नहीं जा सकता। हालांकि अब शासन मिलावट के खिलाफ सतर्क हो गया है। खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। तो इधर सीएम शिवराज ने भी साफ कह दिया है कि मिलावट खोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान लगातार हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ये माफ करने के लायक नहीं है। मेरा संकल्प है इनको नेस्त नाबूद करने का। मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए सरकार अब नया प्लान तैयार कर रही है। 7 दिसंबर को सीएम मंत्रालय में बैठक देंगे। प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी इसमें शामिल होंगे और मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे प्रशासन के अभियान की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक मिलावट की ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी और आपके हमारे खाने में मिलावट खोर धीमा जहर घोलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सवाल यही है कि कार्रवाई के दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इस पर लगाम आखिर कब लगेगी, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने अपने मेहमानों में आज HD कटारे साहब को बुलाया है। रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। कटारे साहब, बंसल न्यूज में स्वागत है आपका। इसके साथ ही मनीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से हैं वो जुड़े। मनीष साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज में।
कटारे साहब, चूंकि आपने पूरी जिंदगी इस विभाग में काम किया और लगातार अपनी सेवाएं दी, इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे है और सवाल बिल्कुल सीधा है, अब तक लगाम क्यों नहीं? जी, एक तो स्टाफ की भी कमी रही है विभाग में। जी, बार बार स्टाफ बदलता रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लेबोरेटरी में जांच करने वालों की बहुत कमी रही है बीच में, ठीक, बहुत। जी, तो जांच समय से नहीं होती है तो उन पे जो है लगाम लगना मुश्किल हो जाता है। जी, सब इस जो अधिनियम आया है, पहले खाद्य का लिए जो एक्ट था वो PFA एक्ट था, जी, प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, जी, जो 1954 में बना था। ठीक, उस एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी। अब उसकी जगह ये नया एक्ट लाया गया है, जी, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2011। जी, 2006 है, 11 में उसकी नियमावली नहीं, इसलिए 5 अगस्त 2011 से पूरे देश में लागू कर दिया गया इसको। ठीक, तो 1 अगस्त को इसको पारित किया गया था, 5 अगस्त से पूरे कंट्री में लागू हो गया। इस एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है, इसमें मानक भी अलग बनाए गए हैं, धाराएं भी बदल दी गई हैं काफ़ी, और विस्तृत कर दिया गया है इसको। अब इसमें यह है कि हर कार्य के लिए टाइम लिमिट है। जैसे इंस्पेक्टर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, आज उनका पदनाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, वो लोग यदि नमूना लेते हैं तो उनको 24 घंटे के अंदर नेक्स्ट वर्किंग डे में वो सैंपल वहाँ जमा कराना होता है जी, किसी हालत में। ठीक, यदि वो विलम्ब उसमें हो जाता है तो उसमें परिवर्तन, खराब होने की संभावना, चेंज होने की, गुणवत्ता बदल जाने की संभावना पूरी रहती है। ठीक, दूसरे, लोक विश्लेषक को 14 दिन की टाइम दी गई है, जांच करके रिपोर्ट पहुंचा देना है संबंधित अधिकारियों को, जो उनका CMO जो रहते हैं, ठीक, इनको अभिहित अधिकारी बोलते हैं, उनके पास रिपोर्ट 14 दिन में पहुंच जानी चाहिए। जी, कारण क्या है, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनकी गुणवत्ता धीरे धीरे परिवर्तित होती है, बिल्कुल, जी, विघटित होता जाता है धीरे धीरे। ठीक, 14 दिन में यदि उसकी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई तो वो समय विलम्ब होने से वो केस और कानूनन उसमें विविधताएँ आ जाती हैं, ठीक, कानून बाधा भी आती है। जी, उन पर लगाम तभी लगेगी जब बिल्कुल टाइम टू टाइम सब काम होता रहे। खाद्य निरीक्षक समय से सैंपल जमा कराएं, नियम से जांच करें, महीने के महीने हर दुकानदार तक पहुंच बना सकें, ऐसी उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कटारे साहब, हर इसके लिए जिले स्टाफ में की हर बहुत जिले में जरूरत क्या है लैब और उपलब्ध है? सहयोग। हर जिले में क्या लैब उपलब्ध है कि जिस जगह से सैंपल अभी तक- कलेक्ट किए जाएं, फौरन 12 घंटे 14 घंटे के भीतर जी लैब नहीं। तक सामान पहुंच जाए, या फिर नहीं। बस से ट्रेन से रवाना करेंगे तो वक्त लगता होगा? हाँ, वो दरअसल क्या था, अभी तक पूरे मध्य प्रदेश की लैब एक ही है, वो ईदगाह हिल्स पे खाद्य एवं औषध प्रशासन का विभाग है, जो यहाँ नियंत्रक बैठते हैं, जिनको आजकल कमिश्नर फूड बोलते हैं। जी, वहाँ एक ही लैब है और उसी लैब में सारी जांचें होती हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंबाला लग जाता है सैंपल, सैंपल कटारे होगा, साहब, पूरे पूरे प्रदेश मध्य सैंपल प्रदेश वहीं के आते हैं। सैंपल भोपाल आते हैं? जी हाँ, ये जी, ये एक बड़ी जी हाँ। दिक्कत हो सकती पूरे है। मान मध्य प्रदेश लीजिए के ग्वालियर सैंपल में, वहीं लेबोरेटरी में खजुराहो आते में, ओरछा में कहीं कोई सैंपल अगर कलेक्ट होता है और वहां से सीधी मान लीजिए रेल सेवा भी नहीं है और बस के जरिए अगर सैंपल भेजे जा रहे हैं, तो इसमें तो फिर 1 दिन 2 दिन और 3 दिन भी लग जाते होंगे। हाँ, और बस के जरिए भेजना तो रिस्की होता है। वो सैंपल या तो स्वयं भेजने पड़ते हैं या फिर बाई पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से पार्सल करके भेजना पड़ते हैं, दो ही उसके तरीके हैं। तो सैंपल कोई एजेंट ऑफिस का कोई चपरासी आए या खुद इंस्पेक्टर आए देने तभी जमा हो पाते हैं, या फिर वो पार्सल से, रजिस्टर्ड पार्सल से जी, भेजें तो वो वहाँ जमा होते हैं। उस जमा होने के बाद में 14 दिन में उनकी जांच पूर्ण होना जाना चाहिए। अब 500 सैंपल इकट्ठे आ गए, जांच करने वाले 2 या 3 हों, तो उनका 14 दिन के अंदर जांच होना संभव रहता नहीं है। और जब नहीं रहता है तो वो कानूनी जो उसकी बाधा है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर आप सवाल देते रहो कि साहब ये काम बहुत है इसलिए हम जांच नहीं कर पाए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण समय बात पे जांच हो आपने जाना। बताई कटारे साहब। नहीं होती है तो एक तो ये कि सैंपल पूरे हाँ। मध्य प्रदेश में कहीं से भी कलेक्ट किए जाएंगे, वो जांच के लिए भोपाल भेजे जाएंगे। एकमात्र लैब जो है वो भोपाल में है, कहीं से भी सैंपल उठाया गया उसको भोपाल आना होगा, 14 दिन के भीतर उसकी जांच होना है, रिपोर्ट उसकी बनना है। इसके अलावा ये भी है कि मान लीजिए ओरछा से चलकर भोपाल तक जब सैंपल आता है उसमें दूध दही है तो खराब हो ही जाता होगा। मैं आपके पास लौटता हूँ कटारे साहब। मनीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से जुड़े हैं। मनीष साहब, स्वागत है आपका। दरअसल मैं ये समझना चाहूँगा कि
इस तरह के मामलों में आप लोगों की भूमिका क्या होती है और इस मिलावट के धंधे पर आप अपनी राय क्या कुछ रखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि एक ही लेबोरेटरी थी हमारे मध्य प्रदेश में जी, तो हमने वर्ष 2017 में एक जनहित याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय जी। में। उसके बाद फिर सरकार ने घोषणा की कि 4 और बड़े शहर जो है उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। उसकी घोषणा हुई थी और उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है स्थापना की, यानी जी। बहुत शीघ्र ही वो हमको मार्केट मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे इन 5 शहरों में। ठीक। दूसरी बात, हमने एक बड़ी मांग और की थी कि मोबाइल वैन होना चाहिए जो अलग अलग शहरों में जाके इसकी जांच कर सके। तो ये भी सरकार ने एक शुरू किया था और 2 मोबाइल वैन बनाई हैं जो अभी शुरुआत हुई है, भोपाल में चल रही है, और एक अभी उसको अन्य शहरों में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक। यानी बहुत जल्दी हमको उम्मीद करते हैं कि हम 6 महीने साल भर के अंदर हमको ये लेबोरेटरीज और ये मोबाइल वैन उपलब्ध हो सकेगी प्रदेश में। तो एक जो समस्या आ रही थी, जो सर ने बताया कि केवल प्रयोगशाला एक है और लंबा समय लग जाता है वहाँ जांच में, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि जागरूकता की कमी का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश में लोग कम जागरूक हैं मिलावट को लेकर, तो मामले ज़्यादा सामने नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक भूमिका होनी चाहिए कि लोगों को जागरूक करें, कि वो जागरूक हों और इस तरीके की मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठाएं और शिकायतें करें। अगर ये 2 चीज़ हो जाएगी तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हमको मिलावटखोरी पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता मिलेगी। ठीक मनीष साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही और आपकी उस बात से मैं कटारे साहब की तरफ लौटूंगा वापस। कटारे साहब, मनीष जी का कहना है कि दरअसल लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो मिलावटी चीज़ अपने घर ले आए और उसे खा रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपके जिस विभाग में आप काम करते थे उसकी जिम्मेदारी की बात करूं, मान लीजिए आपके पास शिकायत नहीं आती है, आप खुद से क्या कुछ कार्रवाई किया करते थे जब आप अपने पद पर थे, या आपका विभाग खुद से क्या कुछ कार्रवाई करता है, या फिर आप लोग सिर्फ शिकायतों का इंतजार करते हैं? नहीं, शिकायत का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जी। दरअसल जो चीज़ इस क्षेत्र में जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जी, वो अपना एक प्लान करने के बाद ये प्लान करके ये चाहें कि हर क्षेत्र में समय समय पहुंचा जा सके जी। सबसे बड़ी बात यह है, व्यापारी को भी और पब्लिक को भी हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक। एजुकेशन इस बारे में देना ज़रूरी है, उनको जागरूक करना ज़रूरी है। खाद्य निरीक्षकों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का या विभाग का केवल ये काम नहीं है कि जांच करके मिलावट करके सजा दी जाए। ठीक। यदि जब तक जागरूक नहीं होगी जनता और व्यापारी भी, तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता। ठीक। इसके लिए एजुकेशन का मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है। इसमें साथ साथ में इसकी एजुकेशन भी होना चाहिए। जैसे मोबाइल लैब जाती है, अभी तक एक मोबाइल लैब थी जो शहर में घूमती थी और वहाँ से लोगों से जागरूक करते, भाई आप देख लीजिए, अपना सैंपल जांच करा लीजिए, आपका खाद्य पदार्थ है, थोड़े से पैसे दे के यहाँ फ्री में जांच होती है। अपना माल जो हम निर्माण करते हैं, जो निर्माता हैं वो चाहें तो वो भी लेबोरेटरी से जांच करा सकते थे। मात्र 10 रुपये फीस जमा करके अपने जो हमने निर्माण किया है उस खाद्य पदार्थ की जांच करा सकते थे जी। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करते पब्लिक में। ठीक। ये सिस्टम था, पर इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। ठीक। हर व्यापारी को, हर खाद्य कारोबारकर्ता को ये मालूम होना चाहिए, निर्माता को, कि इसकी जांच हम खुद करा लें पहले अपने जो माल बना रहे हैं कि ये अप टू दी स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ठीक। यदि स्टैंडर्ड है तो हम मार्केट में उतारें, नहीं तो ना उतारें। चलिए, लेकिन चूंकि व्यापारियों तो का उसकी हित जो है वो इमेज सीधे बढ़ती है, सीधे घटती नहीं पैसे से कभी। जुड़ा होता है, इसलिए कई बार लोग जाने अनजाने में बेईमानी नहीं करते हैं और ज़्यादातर मामलों में ये देखने में आता है कि लोग जानबूझकर बेईमानी करते हैं। मिलावट का धंधा बहुत पहले से चल रहा है और उस पर लगाम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये धीमा जहर है। समाज में तो हर तरह के तत्व, बिल्कुल हर तरह के तथ्य हैं। जी जी जी। और इसीलिए कानून व्यवस्था बनाई जाती है और ज़रूरी है कि जो असामाजिक तत्व हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, शिकंजा कसा जाके। मनीष शर्मा साहब, बात आपने भी कही थी कि लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। दरअसल क्या कुछ कोशिश की ज़रूरत आप महसूस करते हैं कि देश में हर व्यक्ति को एक उपभोक्ता के तौर पर हम एजुकेटेड कर सकें, उसे ये बता सकें कि आप जागरूक कैसे हो सकते हैं, आपके अधिकार क्या क्या हैं? क्या ज़रूरत महसूस करते हैं देश के भीतर और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, मैं एक छोटी सी जानकारी से बात शुरू करूंगा कि कैसे जागरूक नहीं है, क्यों नहीं है जी। हमारी संस्था ने एक पिछले वर्ष से एक जागरूक नागरिक सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसमें हमने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति 20 मिलावटखोरों को पकड़वाएगा हम उसका सम्मान करेंगे और 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देंगे।
तो इसका परिणाम ये है कि पिछले 1 साल के अंदर हमारे पास 150 लोगों ने अपनी इस तरीके की कार्रवाई के प्रमाण प्रस्तुत किए कि देखिए हमने इस तरीके से शिकायत की है। ना कहीं इस तरीके के सरकार को पुरस्कार योजना की भी घोषणा करना चाहिए, और थोड़े बड़े लेवल की। हमारी संस्था एक छोटी संस्था है तो हमने छोटे लेवल पे की, अगर सरकार इसको चाहे तो बड़े लेवल पे कर सकती है कि भाई हम उसको पुरस्कृत करेंगे जो व्यक्ति इस तरीके के कदम उठाएगा। लेकिन ऐसा भी कोई है नहीं है प्रावधान में, ऐसे कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि जनरली लोग इसी तरीके से प्रभावित होते हैं कि एक व्यक्ति को जब पुरस्कार मिलता है तो वो नज़ीर बनता है, मिसाल बनता है दूसरे लोगों के लिए, और लोग उस पर आगे कदम बढ़ाते हैं और जागृत होते हैं। तो ये कमी ये है। दूसरी चीज़ ये कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में, क्योंकि वो हमारी नींव है भविष्य की। अगर हम उनको नहीं बता पाएंगे कि मिलावट से क्या नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो आगे जागरूक नहीं हो पाएंगे। अब जो वरिष्ठ हो गए हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जैसे सर हैं, इस तरीके के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। इनको अनुभव बहुत है। सामाजिक संस्थाओं को जोड़ना चाहिए सरकार को कि आप आइए और हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए। अगर ये ऐसा होने लगे तो मेरे को विश्वास है। और जैसे कि एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से ये प्रचार करते हैं अपनी अन्य योजनाओं का चुनाव के टाइम, तो क्या हम मिलावट के विरुद्ध इस तरीके का प्रचार नहीं कर सकते युद्ध स्तर पर? अगर ऐसा हो जाए तो उम्मीद है कि जनता बहुत जल्दी जागरूक होगी और कहीं ना कहीं इसका हमको उचित परिणाम भी सामने आएगा। ठीक, ज़रूरत इस बात की है कि हम हर एक को ये बता सकें कि बतौर उपभोक्ता उसके क्या कुछ अधिकार होना चाहिए, क्या कुछ उसका हक है। कटारे साहब, आपके पास आऊँगा। शुरू में आपने एक बात कही कि हमारे विभाग के पास स्टाफ की कमी रहती है, वहीं आपने लैब की कमी की बात भी उठाई। क्या कुछ आप मानते हैं, अगर विदेशों में कुछ देशों को आपने स्टडी किया हो और पढ़ा हो, मैं आज कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसके मुताबिक मुझे ब्रिटेन में बहुत अच्छी लैब्स के बारे में जानकारी मिली। वहाँ पर उन्होंने इस तरह की मशीनें डेवलप की हैं कि वो घंटों का काम मिनटों के भीतर कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं एक रिपोर्ट में ये तक पढ़ रहा था कि एक चाकू उनकी लैब में ऐसा बनाया गया है कि जब उसको मीट पर चलाते हैं, वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वो ये तक बता देता है कि आप किस जानवर के मीट पर ये चाकू चला रहे हैं। आपको लगता है कि तकनीक के मामले में हम कहीं पिछड़ते हैं? हो सकता है तकनीक इससे आगे जा चुकी हो, जो हमारे यहाँ जांच की तकनीक है जी, लेकिन अभी जो इन उपलब्ध हैं और जो बुक्स उपलब्ध हैं, जो साइंटिस्टों ने बना रखी हैं, उन्हीं के आधार पर जांच की जाती है जी। लेबोरेटरी में जहाँ तक प्रश्न है मशीनों का, जी। मशीनें आधुनिक धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जितनी आधुनिक मशीनें आएंगी उतना ज़्यादा एक्यूरेसी रिपोर्ट में आएगी। जी। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे अभी भैया जी बात कर रहे थे, तो उनका मतलब यह है कि जैसे सूचना देने वाली बात है जी। एक तो श्योर होना चाहिए आदमी को कि जो सूचना देगा वो गोपनीय रखी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे जो तत्व होते हैं जो मिलावट पे बढ़ावा देते हैं या छुप के काम करते हैं, उनका किसी को पता नहीं रहता, किसी को बता के तो करते नहीं है। ये प्रैक्टिकल समस्या ऐसी स्थिति में उनकी कोई सूचना देता है तो उसकी जान को भी खतरा रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो उसकी लाइफ की सिक्योरिटी भी होना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट उसको सिक्योर करे, एश्योर करे कि हम आपकी लाइफ की सिक्योरिटी करेंगे, आप हमें गोपनीय सूचना दीजिए, आपका नाम पता सब गुप्त रखा जाएगा। ठीक है ना, तब तो वो आदमी सूचना देगा। अन्यथा तो छोटी मोटी सूचना देने, उसने किसी को कह दिया कि मैं हमें सूचना देने जा रहा हूँ, तो जो बुरा काम कर रहा है वो उसको खुद ही कह देगा तो वो क्या इनाम मिलने वाला, उसे डबल हमसे ले लो। जी, क्यों शिकायत करते हो? जी जी। तो कई तत्व ऐसे हैं, और नहीं तो हम आपकी जान को निपटा देंगे आपको, या आपकी जान को खतरा हो जाएगा हमारी तरफ से। हाँ, ये भी सही फिर है। सोच लेना, सूचना देते हो तो इस टाइप की धमकियां भी मिल सकती हैं। दरअसल तो मिलावटखोरों का, हम आपका पता नाम गुप्त रखेंगे। जी, आपने सही कहा, मिलावटखोरों का एक रैकेट है, ये माफिया है। और दरअसल फिर इसमें ताकतवर लोग भी शामिल होते हैं, उनका कहीं ना कहीं ऊपर साठगांठ भी होती है, क्योंकि जब उनके मन के भीतर से डर निकल जाता है तभी वो इस तरह के काम करते हैं। ऐसे में छोटी मोटी जानकारी देने वाला एक आम आदमी परेशानी में आ सकता है। अक्टूबर 2019 का, मनीष शर्मा साहब आपके पास आना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था मिलावटखोरी के एक मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त नाराज़गी जताई थी और आरोपी को 6 महीने की जेल भेज दिया था। आप सामान्य तौर पर अगर किसी को जहर देकर मार डालिए, आप पर हत्या का मामला दर्ज होगा, आपको उम्र कैद हो सकती है और बहुत किन्हीं परिस्थितियों में आपको फांसी तक हो सकती है। लेकिन वही जहर जब आप धीमे रूप में किसी को दे रहे हैं, और एक दो नहीं, आप 50, 100 और 1000 लोगों को वो धीमा जहर दे रहे हैं, ऐसे में 6 महीने की सज़ा क्या आपको कम लगती है? और दूसरी बात ये कि क्या आप लोगों ने कभी इस तरह की कोई याचिका कोर्ट में या फिर सरकार के सामने लगाई हो जिसमें आपने ये मांग रखी हो कि सज़ा बढ़ाइए, सख्ती बढ़ाइए, एक डर का माहौल पैदा कीजिए
ताकि ये मिलावटखोरी पे किसी तरह से लगाम लगाई जा सके? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सख्त सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग जो इस तरीके के क्राइम करते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि 5-6 महीने की सज़ा भी जनरली माफ़ी हो जाती है, जुर्माने के तौर पर ही छोड़ दिया जाता है। ये तो अभी अभी शुरू हुआ है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017-18 के पहले ये स्थिति थी मध्य प्रदेश में कि 25% मामले ही न्यायालय तक पहुंचाए गए थे, बाकी सब डम पड़े हुए थे। आप उसकी प्रशासनिक रिपोर्ट जो होती है विभाग की, आप देख सकते हैं जी। आप पूरा नेट पर मिल जाएगा, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं जी। थोड़ा विगत सरकार ने कोशिश की थी कि उन्होंने लगभग 41% को इस तरीके के मामले में NSA लगाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनको जेल भेज दिया था। अदरवाइज तो ये पहले जेल जाने वाली प्रावधान तो हम देखते नहीं थे, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हम भी सालों से इस फील्ड में लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के और इसकी आवाज़ उठाने के, तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि कोई कठोर प्रावधान हो सजा का। हाँ, हमारी संस्था ने और कम से कम 10 अन्य सामाजिक संस्थाओं ने सबने एक साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग करी थी कि कम से कम 10 वर्ष की सज़ा दी जाए या फांसी की सज़ा इसमें नियत की जाए, क्योंकि ये जान के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा था, हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिखा हुआ था और मध्य प्रदेश के भी सभी इसी तरीके के जो अधिकारी हैं और आयोग हैं उनको भी पत्र लिख के यह मांग की थी कि इसमें कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाए और अमेंडमेंट किए जाएं। हमने संसद में भी ये पत्र भेजा था कि अमेंडमेंट किए जाए और उसका रिप्लाई भी हमारे पास आया है कि आपके यहाँ ये जो विचार प्रस्ताव है उस पर विचार किया जा रहा है और अधिक से अधिक सज़ा को कठोर करने का प्रयास किया जाएगा। हम एक बात कहना चाहेंगे कि न्यायालय में इतने लंबे समय तक मामले लंबित रहते हैं कि वो उसका उचित प्रभाव पड़ ही नहीं पाता, दहशत नहीं आ पाती। मेरे सामने ऐसे कई मामले जो 14-15 साल से लंबित हैं, अभी भी न्यायालय में, हाईकोर्ट में लंबित हैं और उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। जब न्याय में देरी होने लगती है तो लोगों में भय की भावना जो होती है वो समाप्त होने लगती है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करना और कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है। जी चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दरअसल मामला अदालत तक पहुंच जाता है लेकिन न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि ऐसे में केस कमज़ोर पड़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस पैदा हो जाते हैं। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। कटारे साहब आपका, मनीष शर्मा साहब आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दरअसल आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बात रही। कटारे साहब ने जब अपने विभाग की बात कही तो उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ इस बात को स्वीकार किया, कबूल किया कि विभाग के अंदर एक तो स्टाफ की कमी है, दूसरी बात वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल, जिन मशीन्स का इस्तेमाल, जिन लैब का इस्तेमाल दरअसल सैम्पलिंग के लिए करते हैं उनकी बेहद कमी है। उन्होंने साफगोई से बात कही कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, कई जगहों पर कई लैब हमको बनानी होंगी जिससे हम जो भी सैंपल कलेक्ट करें उसे फ़ौरन जांच के लिए भेजें और नतीजा आने के बाद कार्रवाई करें। वहीं मनीष शर्मा साहब ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सख्ती बहुत ज़रूरी है, कानून में बदलाव भी इस लिहाज से ज़रूरी है कि सज़ा सख्त होना चाहिए, लंबी होना चाहिए और न्याय यानी फैसला जल्दी आना चाहिए ताकि इस तरह धीमा जहर का कारोबार करने वालों के भीतर एक मैसेज बहुत तेज़ी से जाए कि गलत काम नतीजा बुरा देगा। अदरवाइज जैसा आपने कहा कि 25% मामले ही अदालत तक पहुंच पाते हैं तो 75% लोग बेखौफ होकर ये काम करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। जहाँ से भी हो जानकारी इकट्ठी करें और उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें जो आप अपने लिए खरीदते हैं, अपनों के लिए खरीदते हैं। जानकारी ही बचाव है। फिलहाल इजाज़त